नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि अनिका वहां पर सभी ही लोगों के लिए ब्रेकफास्ट की पूरी ही तैयारी करवा देती है। वो अलग अलग वहां पर कई चेयरों को और टेबलों को आपस में ज्वाइंट करवा देती है, जैसे उसने वहां पर एक बार रात को किया था जब सभी अपने अपने सबसे बेस्ट मोमेंट को शेयर कर रहे थे। उस रात की तरह ही आज भी अनिका ने ऐसे ही सारी ही टेबलों को ऐसे ज्वाइंट करवा दिया था। इधर रोहित के पैलेस में अभी सभी अपना खाना शुरू कर देते हैं और फिर यहाँ अनिका और रोहित इधर उधर की बातें करते हैं, क्योंकि इस अनिका और रोहित दोनों ही अच्छी तरह से जानते थे कि जब से सबको अंजलि मामी के बारे में पता चला था तब से ही सभी बहुत ही उदास थे और वो उन सब का खाना खाने का भी मन नहीं था। इसलिए माहौल को थोड़ा सा हल्का करते हुए अब रोहित और अनिका इधर उधर की बातें उठाते हैं ताकि वो थोड़ा सा उस सब चीजों को भूलने की कोशिश करे और सबका मूड थोड़ा सा ठीक हो जाए। लेकिन सभी के चेहरे पर ही उदासी थी। तो वहीं अनिका अब रिया से बात को छेड़ते हुए कहती है, रिया बेटा, क्या आपने कभी अपने नाना से पूछा है कि वो आपकी नानी से कैसे मिले थे? अनिका की इस बात को सुनकर अब रिया अपने नानू को घूर कर देखती है और कहती है, नानू, आपने तो मुझे कभी बताया ही नहीं है कि आप मेरी नानी से कब मिले थे। नानू, आपने मुझे इतना ही बताया था कि मैं अपनी नानी से भी ज्यादा ब्यूटीफुल हूँ, पर आपने तो मुझे बताया ही नहीं कि आप उनसे कैसे मिले थे और कब मिले थे। रिया की इस बात पर अब करण गुलेरिया थोड़ा सा स्माइल करते हैं और कहते हैं कि बेटा, एक बार आपकी बड़ी मामी ठीक हो जाए फिर हम सभी लोग मिलकर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे और उसके बाद ही आपके नाना आपको पूरी की पूरी स्टोरी सुनाएंगे। क्योंकि करण गुलेरिया का यहाँ पर बिल्कुल भी मन नहीं था, उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, वो अभी किसी भी बात को नहीं सोच पा रहे थे। अनिका की स्ट्रिक ने काम कर दिया था और सभी के चेहरे पर अब एक स्माइल भी आ गई थी, लेकिन अनिका अभी भी अपने पापा की तरफ ही देख रही थी। दूसरी तरफ वहां पर बड़ी रानी के भी चेहरे पर एक नाराजगी थी, जिसे रोहित ने नोटिस कर लिया था, लेकिन उसे कोई भी रिएक्शन नहीं दिया था। और फिर कुछ ही देर में सभी अब धीरे धीरे अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। हालांकि अनिका ने सोचा था कि शायद उसके पापा यहाँ पर अपने इमोशंस को जाहिर करेंगे। वो यहाँ अनिका ने जानबूझकर अपनी माँ के टोपी को छेड़ा था ताकि उसके पापा अब किसी न किसी बहाने से उन सब पुरानी यादों को फिर से ताज़ा करेंगे कि वो उसकी माँ से कैसे मिले थे। इसके साथ उसे अपने मॉम और डैड के मिलने का भी पता चलेगा और साथ के साथ यहाँ पर माहौल थोड़ा सा ठीक होगा। लेकिन यहाँ पर करण गुलेरिया ने साफ साफ कह दिया था कि वो जब तक अंजलि मामी ठीक होती है उसके बाद ही वो कुछ कहेंगे। इसके बाद हालांकि वहां पर सबके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल तो आ गई थी, लेकिन जितना अनिका ने सोचा था उतना भी नहीं आई थी। लेकिन अनिका जब अपने पापा से ये सब बातें कर रही थी तो बड़ी रानी उन्हें देखकर अब उन्हें क्योंकि अनिका से पहले से ही एक नाराजगी थी जो उनके चेहरे पर अभी भी दिखाई दे रही थी, लेकिन उन सब ने उसे इग्नोर करते हुए अब सभी ने अपना अपना खाना खाया। अपना खाना खाने के बाद सभी का ब्रेकफास्ट हो चुका था, इसलिए सभी अब अपने अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं। और यहाँ अनिका और रोहित दोनों ही अब अपने रूम में आ जाते हैं, लेकिन दोनों के ही दिमाग में अभी बस एक ही सवाल था कि आखिर अंजलि मामी की दुश्मनी किससे हो सकती है। आखिर वो कौन हो सकता है जिसने अंजलि मामी का अपनी दुश्मनी में ऐसा हाल कर दिया। क्योंकि रोहित और अनिका दोनों ही अंजलि की मल्होत्रा के नेचर को अच्छी तरह से जानते थे कि वो तो कभी किसी से बैर भाव रखने वाली भी नहीं थी। आखिर उसका दुश्मन कौन हो सकता है जिसने इतनी बेरहमी से उनका ये हाल कर दिया। अनिका और रोहित दोनों भी यही सोचने की कोशिश कर रहे थे। अनिका अब रोहित से कहती है,
मिस्टर मारवा, आपको क्या लगता है आखिर कौन हो सकता है इन सब के पीछे, जिसकी अंजलि मामी से इतनी बड़ी दुश्मनी हो सकती है कि उन्होंने उसे ऐसे हाल में छोड़ दिया। अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है कि वो तो अनिका, मैं भी नहीं जानता, क्योंकि मुझे भी बस यही लग रहा है कि आखिर ऐसा कौन हो सकता है जिसकी मामी से इतनी ज्यादा दुश्मनी हो। लेकिन अंजलि मामी को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मानो उन्हें 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया है, मानो बस उनके अंदर सांस चल रही हो, लेकिन उनका पूरा ही शरीर अब उसका साथ ना दे रहा हो। अब वो अंजलि मामी, या तो ऐसा हो सकता है कि वो अंजलि मामी से कोई इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाहते हो, क्योंकि 3rd डिग्री तो किसी को तभी ही दी जा सकती है जब कोई किसी इन्फॉर्मेशन को निकालने के लिए ये सब करे। लेकिन आखिर ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन हो सकती है अंजलि मामी के पास, जो उन लोगों ने उनसे वो इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए उनका ये हाल कर दिया। रोहित की इस बात को सुनकर अब अनिका भी कहती है कि लगता तो मुझे भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन आप खुद ही सोचिए कि आखिर अंजलि मामी के पास ऐसी क्या ही इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो किसी के काम आएगी। अंजलि मामी तो खुद इतनी सीधी सादी है, उनकी लाइफ तो खुद इतनी सीधी है कि वो किसी को क्या ही इन्फॉर्मेशन दे पाएंगी। मुझे तो उनकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं लगता कि उन्हें शायद कुछ ऐसे राज पता हो जो किसी के काम आए। अनिका के इस बात पर अब रोहित भी एक गहरी सोच में था, क्योंकि अनिका जो बात कह रही थी वो कहीं ना कहीं रोहित भी उससे रिलेट कर रहा था, और वो उस चीज से एग्री भी था कि सच में अंजलि मामी को देखने से तो ऐसा कुछ भी पता नहीं चलता। हाँ, अगर अंजलि मामी की जगह कोई और होता तो शायद ऐसा कुछ हो सकता था, लेकिन अंजलि मामी के बारे में तो हम ये सोच ही नहीं सकते। कि तभी अब रोहित ने अनिका से एक सवाल किया, क्या तुम्हें पता चला है कि माँ का किडनैप किसने किया था? रोहित के इस सवाल पर अब अनिका कहती है, मुझे एग्जैक्ट तो पता नहीं चला है, लेकिन हाँ, वहाँ पर जो फाइटर थे वो वही थे जिन्होंने मारवा हाउस पर कुछ समय पहले ही अटैक किया था, क्योंकि उन फाइटर्स को देखकर ही मैं पहचान गई थी। अनिका की ये बात सुनकर तो अब रोहित भी काफी हैरान हो जाता है कि आखिर उन फाइटर ने उसकी माँ का किडनैप कैसे करने की प्लानिंग की। फिर अनिका की बात को सुनने के बाद अब अनिका भी चुप हो जाती है, और फिर वो दोनों कुछ देर तक ऐसे ही बैठे रहते हैं कि तभी अनिका के फोन पर अब एनी का फोन आता है। अपने फोन पर एनी का फोन देखकर अब अनिका भी बिना टाइम वेस्ट किए अब जल्दी से अब उस फोन को उठा लेती है कि तभी अब एनी अनिका से कहती है, मैडम, आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू। एनी की बात को सुनकर अब अनिका कहती है, हाँ एनी, कहो कहो ना, क्या हुआ है, मुझे जल्दी से बताओ, मैं इतना सस्पेंस में नहीं रह सकती। अनिका के इस सवाल पर अब एनी फिर से कहती है, नाउ पेशेंट इज आउट ऑफ डेंजर, हमने अंजलि मल्होत्रा को बचा लिया है। एनी के मुंह से ये सुनते ही अब अनिका अब एक राहत की सांस लेती है, क्योंकि अनिका भी बस इसी पल का ही इंतजार कर रही थी कि कब अंजलि मल्होत्रा के बारे में वो कंफर्म कर सके कि वो अब खतरे से बाहर है। रही बात उनके जख्मों की, उनकी हड्डियों की, वो तो अनिका उन्हें ठीक ही कर सकती थी, लेकिन क्योंकि उनका हाल ही में अभी ऑपरेशन हुआ था तो अब तक उन्हें होश न आने की वजह से अभी अनिका पूरी तरह से श्योर नहीं थी कि वो भी खतरे से बाहर है या नहीं। लेकिन एनी की बात को सुनकर अब अनिका भी एक राहत की सांस लेती है कि तभी अब एनी अनिका से फिर से कहती है कि मैम, एक बैड न्यूज़ भी है। एनी की इस बात को सुनकर तो अब अनिका फिर से हैरान हो जाती है कि आखिर अब ऐसा क्या हुआ है जो एनी बैड न्यूज़ की बात कर रही है। अब अनिका की धड़कनें फिर से तेज हो जाती हैं कि आखिर अब ऐसा क्या हुआ है। एनी की बात को सुनकर अब अनिका हड़बड़ाते हुए कहती है, एनी, क्या हुआ है, मुझे मुझे जल्द से जल्द खुलकर बताओ, मुझे तुम्हारी बातों से कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा क्या बैड न्यूज़ है तुम्हारे पास। अनिका की इस बात पर अब एनी कहती है कि मैडम, अब शायद पेशेंट कभी भी चल नहीं पाएगा, और इतना ही नहीं, उसके हाथ भी अब कभी भी मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। एनी ने अपने पूरे एग्जामिन के बाद ये सारी बातें ही अनिका को कही थी। हालांकि इस बात का शक तो खुद अनिका को भी ही था, जो उसने सुबह सुबह रोहित से ये सारी ही बातें कही थी कि उसे लग रहा है कि पता नहीं अंजलि मामी कभी अब अपने पैरों पर खड़ी हो पाएगी या नहीं, कभी वो अपने हाथों से कुछ कर पाएगी या नहीं। एनी की इस बात को सुनकर अब अनिका भी एक गहरी लंबी सांस लेती है, क्योंकि अनिका इस चीज के लिए पहले से ही तैयार थी, क्योंकि अंजलि मामी की ऐसी हालत को देखकर अनिका ने तो पहले ही इस चीज का अनुमान लगा लिया था।
इसलिए एनी की इस बात से अनिका को ज़्यादा झटका नहीं पहुंचता है और अब वो एनी से कहती है, मुझे इस बात का अंदाज़ा एनी पहले से ही था। खैर तुम बस उन पर नज़र रखो और हाँ, जैसे ही उन्हें होश आ जाए मुझे तुम जल्द से जल्द मुझे बता देना, क्योंकि मेरे लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अनिका की ये बात सुनकर अब एनी भी कहती है, ओके मैडम, और ये कहते हुए ही एनी भी अब अपना फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देती है। यहाँ अनिका जब अपने फ़ोन को रखती है तो रोहित अभी भी बस अनिका की ही तरफ देख रहा था इस होप के साथ कि अब अनिका की एनी से क्या बात हुई है। यहाँ अनिका अब रोहित से वो सारी ही बातें बताती है कि मिस्टर मारवा, अंजलि मामी अब खतरे से बाहर है। अनिका के से मुंह से ये सब सुनने के बाद अब रोहित भी एक राहत की सांस लेता है, लेकिन अनिका की ये बात सुनकर अब वो सांस तो लेता है, लेकिन साथ के साथ अब अनिका फिर से कहती है, मुझे लगता है कि अब शायद मुझे वो ड्रग बना ही लेना चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ का मुझे शक था वो शायद अब होने वाला है, और एनी ने भी यही कहा है। अनिका की इस बात को सुनकर अब रोहित भी कहता है, हाँ अनिका, अब तो मुझे भी लगता है कि अब तुम्हें उस ड्रग के ऊपर काम करना शुरू कर देना चाहिए। तुम्हें उस ड्रग को बनाने में अभी से ही लग जाना चाहिए, क्योंकि अब हम ज़्यादा चांस नहीं ले सकते, क्योंकि अब तक हम बस इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि बस एक बार अंजलि मामी खतरे से बाहर आए, उसके बाद ही हम कुछ डिसीजन ले सकते हैं। इसलिए अब जब वो खतरे से बाहर है तो अनिका, अब तुम्हें अपने काम को शुरू कर देना चाहिए। पता नहीं जब अंजलि मामी को होश आएगा तो उन्हें कुछ अजीब ना लगे, इसलिए अभी से ही तुम अपने काम को शुरू करो। रोहित की ये बात सुनकर तो अब अनिका भी अब हाँ में अपना सिर हिला देती है, क्योंकि अब अनिका भी जानती थी कि उसे अब अपने काम को जल्द से जल्द स्टार्ट करना होगा, क्योंकि उसे उस ड्रग को बनाने में भी टाइम लगने वाला था। लेकिन फिर भी अब अनिका कहती है कि मुझे लगता है मिस्टर मारवा के एक बार अंजलि मामी को पहले होश आ जाए और मैं उन्हें एग्जामिन कर लूँ, तभी मैं ऐसा कोई डिसीजन ले सकती हूँ, क्योंकि जब तक अंजलि मामी को होश नहीं आता तब तक मुझे नहीं पता कि अभी सिचुएशन क्या है। अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है कि हो सकता है कि तुम बेहतर रोहित कहता है हो सकता है तुम इसके बारे में बेहतर जानती हो। रोहित से बात करने के बाद अब अनिका भी सीधा ही अपनी बालकनी में आ जाती है, क्योंकि रोहित अनिका को अभी यही सब सोच रही थी कि पता नहीं कब अंजलि मामी को होश आएगा और कब वो अपना काम स्टार्ट कर पाएगी, और क्योंकि अनिका भी जल्द से जल्द अंजलि मामी को पूरी तरह से ठीक करना चाहती थी, वो भी खुद अंजलि मामी को इस सिचुएशन में नहीं देखना चाहती थी। अब अनिका वहां बालकनी के बाहर आकर खड़ी हो जाती है तो वो सामने पेड़ पर बैठे हुए एक पंछी को देखती है। उस पंछी पर जब अनिका की नजर जाती है तो वो अब उसके साथ आई कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। कुछ समय तक तो वो पंछी इधर उधर देख रहा था, लेकिन जब पंछी ने बालकनी पर खड़ी हुई अनिका को देखा तो वो भी अब अनिका के साथ आई कांटेक्ट करने के लिए लग जाता है। जब अनिका का और उस पंछी का दोनों का ही आई कांटेक्ट हुआ तो तब अब अनिका अपने आई कांटेक्ट से ही अब उसे सारी ही इंफॉर्मेशन दे देती है और फिर वो उसे एक मैसेज दे देती है। अब वो पंछी भी जब अनिका से आई कांटेक्ट के द्वारा सारी ही इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेता है। अब वो अनिका के उस मैसेज को लेकर अब वो आसमान की तरफ उड़ने लगता है। इधर आरजी के पैलेस में शीला रूम में अभी भी यहीं बैठी हुई सोच रही थी कि कितना अच्छा होगा कि वो अंजलि मर ही जाए, क्योंकि शीला तो पहले से ही अंजलि को पसंद नहीं करती थी। जब स्वाति मल्होत्रा के साथ अंजलि रहती थी तब से ही वो उसे पसंद नहीं करती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो उसकी खुद की भाभी ही बन जाएगी। जब अंजलि मल्होत्रा परिवार में शादी करके आई थी तब से तो शीला को वो अंजलि फूटी आंख भी नहीं सुहाती थी, इसलिए वो अपने मन में ही सोचती है कि काश ऐसा हो जाए कि अंजलि मर ही जाए और हमारा उसकी जिंदगी से पीछा ही छूटे। वैसे भी आधी मर ही चुकी है वो, अब जीकर भी क्या ही करेगी, और बस वो आखिरी अटैक भी कर देता ना तो मुझे तो सेटिस्फैक्शन मिल जाता। पता नहीं क्यों यहाँ पर राजीव के उस आदमी ने उसे रोक लिया। काश उसके पहुंचने से पहले ही उसके ऊपर वो आखिरी अटैक हो जाता तो मैं बता नहीं सकती मुझे कितनी शांति मिलती। वो भी अपने ही मन में अंजलि को ही कोसे जा रही थी। वो बस भगवान से यही प्रे कर रही थी कि बस अंजलि अब जल्द से जल्द खत्म हो जाए। अपने ख्यालों में ही शीला भी सोचती है कि क्या कुछ नहीं किया था मैंने। बस एक यही बात है कि कभी भी श्वेता और कृषि इस दुनिया में कैसे आए हैं ये बात किसी को भी पता ना चले।
मैंने बहुत मेहनत की है अंजलि को अपनी ही नज़रों में गिराने की। अंजलि को लगता है कि उसने किशन के साथ रिश्ता बनाकर राजीव गुलेरिया को धोखा दिया है, पर सच क्या है ये तो बस मैं ही जानती हूँ ना। बेचारा आरजी, उसने जब सालों पहले अंजलि को किडनैप करवाकर यहाँ लेकर आया था और अंजलि ने यहाँ से जाने की जिद की थी, तब एक बार फिर राजीव को गलतफहमी हो गई थी कि शायद अब अंजलि उससे प्यार नहीं करती है। लेकिन उस वक्त अंजलि ने जिद क्यों की थी ये तो अंजलि के अलावा बस एक मैं ही जानती हूँ कि आखिर अंजलि यहाँ से जाना क्यों चाहती थी, क्योंकि मन ही मन में तो अंजलि मल्होत्रा, अंजलि भी खुद राजीव से प्यार करती थी। बेचारी अंजलि, बस तुम्हें राजीव से प्यार नहीं करना चाहिए था, यही तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी और यहीं पर ही तुम धोखा खा गई। जब तुम्हें पता चल गया कि मैं उसे पसंद करती थी तो तुमने शांति से हमारे बीच से हट जाना चाहिए था। तुम्हें हम दोनों के बीच में आना ही नहीं चाहिए था, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस राजीव ही चाहिए था उस समय पर। लेकिन मुझे गुलेरिया परिवार का पावर भी चाहिए था, क्योंकि ऐसा नहीं था कि मैं राजीव से प्यार करती थी, क्योंकि मुझे तो बस राजीव के जरिए वहां पर गुलेरिया परिवार में वो पावर, वो हक चाहिए था और जो मुझे आज भी चाहिए है कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं उस जिद को अपनी को छोड़ ही नहीं सकती। इसके लिए अगर अंजलि को मारना भी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। इंडिया में भी मैंने बहुत ही कोशिश की थी, लेकिन हर बार वो करण गुलेरिया तुम्हें बचा ही लेता था, क्योंकि अगर करण का सपोर्ट नहीं होता तो शायद अब तक तो तुम मर ही चुकी होती, क्योंकि आज तुम अगर जिंदा भी हो तो सिर्फ करण गुलेरिया की वजह से ही हो, नहीं है तो अब तक तो मैं तुम्हें खत्म कर ही चुकी होती और तुम्हें तो इस चीज का अंदाजा भी नहीं है। यहाँ पर शीला मौसी अपनी ही करतूतों पर बड़ी ही हंस रही थी, क्योंकि उसे अपनी की हुई इन सभी घिनौनी हरकतों पर बड़ा ही प्राउड फील हो रहा था। अभी वो फिर से अपने मन में ही सोचती है कि बचाएगा भी क्यों नहीं, आखिरकार अंजलि उसके बच्चों की माँ है। ये कहते हुए ही शीला खुद सोचने लग जाती है, क्योंकि शीला को भी अभी तक यही लग रहा था कि उसके बच्चों का पिता करण गुलेरिया ही है। और फिर अब वो खुद से ही कहती है कि लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, बच्चों की नहीं, बस उसके बेटे की माँ है। मुझे तो एक बात समझ नहीं आती है कि अंजलि के बेटे और बेटी दोनों को अपने हाथों से मारकर मैंने पेरिस के जंगल में दफना दिया था, क्योंकि उस वक्त मुझे लगा था कि शायद वो बच्चे राजीव के हैं, इसीलिए ही मैंने उसके बच्चों को मारकर वहां पर दफनाया था। अगर मुझे पहले पता होता कि वो बच्चे राजीव के नहीं बल्कि करण गुलेरिया के हैं, फिर तो मुझे ऐसा कुछ करने की जरूरत भी नहीं होती, मुझे अपने हाथों से ये पाप करना ही नहीं पड़ता। पता नहीं राजीव को अपना बनाने के लिए मैंने कितने ऐसे बड़े बड़े कांड किए हैं जो आज तक किसी की नजरों के सामने आए भी नहीं है। शीला मौसी यहाँ पर एक डरावनी हंसी हंसे जा रही थी। शीला अभी अपने मन में ही सोचती है कि आखिर अंजलि किस हॉस्पिटल में हो सकती है, क्योंकि अगर अंजलि की ऐसी हालत है तो हो ना हो वो किसी हॉस्पिटल में ही होगी, क्योंकि बिना किसी डॉक्टर की ट्रीटमेंट के उसे बचाना तो नामुमकिन है। बस एक बार मुझे उस हॉस्पिटल का पता लग जाए, उसके बाद तो मैं अंजलि का काम तमाम ही कर दूंगी। बस इतना पता लगाने की देर है कि आखिर अंजलि किस हॉस्पिटल में एडमिट है, अगर जिंदा है तो कौन सा डॉक्टर है जो उसका इलाज कर रहा है, और अगर वो मर गई तो उसकी डेड बॉडी तो अब तक इंडिया में पहुंच जानी चाहिए। क्योंकि शीला मौसी को अभी यह भी नहीं पता था, उसे बस इतना पता था कि उसके ऊपर अटैक हुआ है और उसके ऊपर इतना जबरदस्त अटैक हुआ है कि उसका बचना नामुमकिन है। इसलिए अभी वो अपना अनुमान लगाती है कि अगर अंजलि अभी भी पेरिस में है तो वो किस हॉस्पिटल में है, और अगर अभी वो मर चुकी है तो अब तक तो शायद उसकी बॉडी इंडिया पहुंच गई होगी, क्योंकि मरने के बाद तो उसका यहाँ पर अब क्या ही काम है, उसे जल्द से जल्द इंडिया भेज दिया गया होगा। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो माँ मुझे फ़ोन करके ज़रूर ही बता देती, लेकिन अब तक तो शायद उसकी बॉडी इंडिया नहीं पहुंची है। अगर पहुंची होती तो अब तक तो माँ का मेरे पास कॉल आ चुका होता। शीला अभी भी अपने इन्हीं ख्यालों में थी कि तभी उसे एक फ़ोन आता है। कुछ देर तक सोचने के बाद जब शीला ने अपना फोन उठाया तो सामने से आवाज आई, तुम्हारा काम हो गया है। एक 20 साल का लड़का है जिसे पावर ड्रग के 15 डोज पूरे लग गए हैं, लेकिन उसे 16 डोज चाहिए है, इसलिए हमने तुम्हारे काम को कर दिया है और उसे रेडी भी कर दिया है। सामने वाले की ये बात सुनकर अब शीला ने कहा कि वेरी गुड, मैं तुम्हें बताऊंगी कि आगे क्या करना है। ये कहते हुए ही शीला अब अपने फोन को डिस्कनेक्ट कर देती है। फोन को डिस्कनेक्ट करने के बाद अब शीला अब अपने ही मन में ही सोचती है कि आज का दिन कितना ही अच्छा है।
क्योंकि आज के दिन मुझे कितनी ही सारी गुड न्यूज़ मिल रही है। एक तो मुझे जिस अंजलि को मैं सालों से ख़त्म करने की प्लानिंग कर रही थी, एक तो आज मुझे वो अपने ज़िंदगी से हटती हुई नज़र आ रही है और ऊपर से मेरा ये काम भी हो गया है। बस कमी है तो एक चीज़ की, बस एक बार मुझे पता चल जाए कि अंजलि मर चुकी है तो आज का दिन तो मेरा और भी अच्छा हो जाएगा, जितना शायद आज तक मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ। शीला मौसी यहाँ पर बस अंजलि के ही मरने की दुआएं मांग रही थी कि उसे पता नहीं ये खुशखबरी कब मिलेगी, कब उसके नसीब में ये खुशखबरी आएगी। अपने मन में ही सोच रही शीला कि बस एक बार उसे अंजलि को ब्लड सैंपल मिल जाए। अब वो यही सोचती है कि बस एक बार उसे वो ब्लड सैंपल मिल जाए। पता नहीं क्यों मुझे बार बार शक होता है कि ये स्वाति मल्होत्रा की बेटी नॉर्मल नहीं है। आखिर इतनी ढेर सारी क्वालिटी आखिर उसके अंदर आ कैसे सकती है। मुझे तो शक होता है कि उस अनिका के ब्लड में ही कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि स्वाति खुद एक इतनी बड़ी साइंटिस्ट थी, तो हो ना हो स्वाति ने जरूर कुछ ना कुछ तो ऐसा किया है जो उसके बच्चे को वो सारी ही ताकतें मिली हैं। अब शीला मौसी अनिका की तरफ अपने दिमाग को दौड़ाने लगी थी। अब शीला मौसी सोचती है कि अनिका एक बेस्ट डॉक्टर है, एक अच्छी कार रेसर है, बेस्ट हैकर है और फ्लावर गर्ल और तो और पता नहीं कितना ही बातें हैं जो कि वो जानती है। और इवन वो तो वांगापाटू की एकलौती स्टूडेंट है, क्योंकि उसके बाद तो कोई भी उसका स्टूडेंट ही नहीं बन पाया, क्योंकि उसकी सारी ही शिक्षा वो और कोई ले ही नहीं पाया। ये सब कैसे पॉसिबल है कि एक ही लड़की के अंदर इतनी सारी क्वालिटीज हो सकती हैं। जरूर कुछ ना कुछ उसके अंदर ऐसा है जो अब तक हम सब की नज़रों से छुपा हुआ है। कुछ तो ऐसी बात है जो सामने है लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रही है। बस मुझे एक बार उसका ब्लड सैंपल मिल जाए, उसके बाद तो मैं इस बात की तह तक पक्का चली जाऊंगी, क्योंकि मैं अपनी बहन को अच्छी तरह से जानती हूँ। बचपन से ही उसकी आदत है कि अपनी सबसे प्यारी चीज को सामने ऐसे रख देती है कि जो लोगों के सामने होकर भी उन्हें कभी भी दिखाई ही नहीं देती। क्योंकि मेरी बहन की यही एक आदत मुझे सबसे बुरी लगती है, क्योंकि वो चीज को ऐसे रखती है कि वो लोगों को दिखती तो है लेकिन समझ नहीं आती। कुछ तो गड़बड़ है। मैं जानती हूँ कि मैं अनिका से फाइट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वो अपनी फाइट में बहुत ही कुशल है। लेकिन अगर 30 साल पहले वो किडनैप नहीं होती तो अनिका को जरूर हरा देती, क्योंकि उस समय तो वो खुद एक छोटी बच्ची थी। वैसे भी फाइट में उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था सिवाय उसे मरे हुए किंग के। लेकिन अब तो वो भी मर चुका है। बस एक बार हमें पता चल जाए कि वो कहाँ है, उन्हें ढूंढने के बाद हम इस नए किंग और अनिका के बीच भी वही गलतफहमी क्रिएट करेंगे जो सालों पहले हमने स्वाति और किंग के बीच में की थी। क्योंकि सालों पहले स्वाति मल्होत्रा और किंग दोनों ही एक ही मिशन पर काम कर रहे थे, लेकिन इन लोगों की गलत फहमी की वजह से ये ऐसा हो गया था कि स्वाति मल्होत्रा ने किंग पर हमला कर दिया था। अब शीला मौसी इन्हीं सब बातों के बारे में सोचती है कि एक बार हमारे वो आदमी उस किंग के कब्जे में से निकल कर बाहर आ जाए, फिर तो हम इस अनिका और इस नए किंग के बीच में ऐसी गलतफहमी पैदा करेंगे कि ये दोनों भी एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। हालांकि शीला मौसी अभी ये नहीं जानती थी कि नया किंग कौन है, लेकिन वो इतना जरूर जानती थी कि किंग अनिका को नए किंग का सपोर्ट है, तभी तो वो सारे ही दुश्मनों को ऐसे उनके मुंह के बल हरा रही थी। उसके बाद अब वो यही अपने मन में यही सब प्लानिंग कर रही है कि बस जल्द से जल्द हमें अब इस नए किंग और अनिका के बीच एक वही गलतफहमी को क्रिएट करना है जो सालों पहले बूढ़े किंग और उसकी माँ के बीच में किया था। एक काम करती हूँ, थोड़ी ही देर बाद ही मैं अब अनिका को फ़ोन लगा दूंगी। ये सोचते हुए ही शीला मौसी अब अपने रूम में चली जाती है, क्योंकि शीला मौसी ने अपना पूरा ही प्लान बना लिया था। बस उसे इंतजार था तो अब इस प्लान को एग्जीक्यूट करने का, क्योंकि शीला मौसी के इरादे तो यहाँ पर बहुत ही खतरनाक थे जो शायद अब तक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ना हो। और फिर अब वो पेरिस कॉलेज के मैनेजमेंट का पूरा ही मैप निकाल कर अपने कमरे में जाकर देखने लगती है। तो वहीं दूसरी तरफ राजमहल में अब तक बड़ी रानी के भाई को भी वहां पर मेडिकल रूम में होश आ गया था और अब वो अपने बेड से उठकर अब अपने कमरे की तरफ जाने लगता है, क्योंकि उसे याद आता है कि कल से ही राजीव गुलेरिया उसके कमरे में ही होगा, शायद वो अब भी उसके कमरे में ही हो। उससे मिलने की जिज्ञासा से अब वो जल्दी से वहां से उठता है और अपने कमरे की तरफ जाने लगता है। और फिर थोड़ी ही देर में जब वो अपने कमरे के पास जाता है तो वो अपने कमरे का दरवाजे को नॉक करने लगता है।
उसके कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, इसलिए वो समझ जाता है कि राजीव जरूर अंदर ही है। थोड़ी ही देर के बाद जब राजीव गुलेरिया ने दरवाजा खोला तो उसने सामने राजीव गुलेरिया को देखते ही बोला, यार क्या तू सारी रात सोया नहीं है क्या? अपनी हालत तो देखो, तुम्हारी हालत कैसी हो गई है। तुम्हारी आंखें कितनी सूजी हुई है। तुम्हें देखकर ही ऐसा लग रहा है जैसे आज की पूरी रात ही तुमने जाग कर काटी हो। बड़ी रानी के भाई की इस बात को सुनकर अब राजीव गुलेरिया कहता है कि नहीं यार, ऐसी कोई भी बात नहीं है, कि बस वो ऐसे ही हो गई हैं। राजीव की ये बात सुनकर तो बड़ी रानी का भाई कहता है, झूठ मत बोलो यार, अपनी आंखें देखो खुद जाके कैसे सूज गई हैं। अरे मैं तो क्या, कोई भी तुम्हें देखकर बता देगा कि तुम किस हाल में हो। एक काम करो, पहले जाकर फ्रेश हो जाओ, फिर हम बात करते हैं, क्योंकि सबसे पहले तुम्हारा फ्रेश होना जरूरी है। बड़ी रानी के भाई की बात को सुनकर अब राजीव गुलेरिया कहता है, ठीक है, मैं बस थोड़ी ही देर में आता हूँ। ये कहते हुए ही राजीव गुलेरिया उसी के ही कमरे में बने हुए बाथरूम में चला जाता है। यहाँ बड़ी रानी का भाई भी अब अपने फ़ोन से एक सर्वेंट को फ़ोन लगाते हुए कहता है कि जितनी जल्दी हो सके मेरे रूम में ब्रेकफास्ट रेडी कर ले आओ। ये कहते हुए ही बड़ी रानी का भाई अपना ब्रेकफास्ट अपने कमरे में ही मंगाने के लिए कहता है, और इतनी बात होने के बाद वो अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देता है। यहाँ राजीव भी अब तक शावर लेकर उस बाहर आ जाता है, और अब वो बड़ी रानी के भाई से कहता है, तुम ठीक हो अभी? कैसी तबीयत है तुम्हारी? राजीव गुलेरिया की इस बात पर अब बड़ी रानी का भाई कहता है कि हाँ, अब मैं ठीक हूँ। वैसे भी मेरी गलती भी थी कि इस बार तेरे खास आदमी को देने से पहले ही मुझे एक बार उस औरत को चेक कर लेना चाहिए था। मुझे उसे बाद में ही देना चाहिए था। वैसे उस समय धुआं इतना हो गया था कि मुझे भी कुछ भी समझ नहीं आया, इसलिए मुझे जो लगा मैंने बस वही किया। उसमें मैं भी क्या ही कर सकता था। लेकिन हाँ, मेरी गलती इतनी हो गई कि जब मैंने तुम्हारे उस खास आदमी को उसे सौंपा था तो मुझे एक बार चेक कर लेना चाहिए था। अगर शायद मैं पहले चेक कर लेता तो शायद ये सब होता ही नहीं। ये कहते हुए ही अब बड़ी रानी के भाई का दिमाग में फिर से अचानक से एक बात आई, क्योंकि जैसे ही उसकी बात खत्म हुई थी तभी उसके दिमाग में एक बात आती है। अब वो राजीव गुलेरिया से कहता है, यार देयर इज समथिंग रॉन्ग। बड़ी रानी के भाई के इस रिएक्शन को लेकर अब राजीव कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो कि आखिर क्या चल रहा है अब तुम्हारे दिमाग में। राजीव गुलेरिया के इस सवाल पर अब बड़ी रानी का भाई कहता है, यार उस दिन किसी ने आयशा मारवा को भी किडनैप किया था। बड़ी रानी के भाई की ये बात सुनकर अब राजीव गुलेरिया कहता है कि हो सकता है कोई और भी उनका दुश्मन हो जो आयशा मारवा से दुश्मनी चाहता हो, इसीलिए ही उसने तुम्हारे से पहले आयशा मारवा को उन्होंने किडनैप कर लिया हो। क्योंकि अब ये देखो ना, वो मारवा परिवार से संबंध है उसके, तो इसलिए हो सकता है उसके कोई और भी दुश्मन हो। ये कोई बड़ी बात नहीं है। राजीव की ये बात सुनकर अब बड़ी रानी का भाई फिर से कहता है, नहीं, मुझे लगता है कि वो किडनैपिंग आयशा मारवा की होनी थी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं जहाँ पर हम आयशा मारवा को किडनैप करने वाले थे तो कहीं कोई ऐसा था जो वहाँ पर अंजलि मल्होत्रा को किडनैप करने वाला हो, और ये सारा ही गेम उल्टा हो गया हो। पता नहीं क्यों मुझे घूम फिर कर ऐसा ही लग रहा है। मैं पूरी ही श्योरिटी के साथ तो नहीं कह सकता हूँ, पर हाँ, कुछ तो ऐसा हुआ है उस दिन जो हमारी नज़रों में नहीं है। कुछ है जो हमारे सामने ही था लेकिन हम उसे देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए ही ये पहेली इतनी उलझ गई है। बड़ी रानी के भाई की ये बात सुनकर अब राजीव भी एक गहरी सोच में पड़ जाता है कि तभी उसी वक्त बड़ी रानी के भाई के रूम के दरवाजे को कोई नॉक करता है। तो यहाँ राजीव गुलेरिया कहता है कि तुम बताओ, मैं दरवाजा खोलता, तुम बैठो यहाँ पर, मैं दरवाजा खोलता हूँ। ये कहते हुए ही राजीव गुलेरिया अपनी जगह से उठकर अब उस रूम के दरवाजे को खोल देता है। तो वो देखता है कि एक सर्वेंट वहीं पर उनके लिए ब्रेकफास्ट की ट्रॉली लेकर वहाँ पर आया हुआ था। राजीव गुलेरिया अब उसे अंदर लेते हुए ही अब वो उस सर्वेंट को बाहर से ही जाने के लिए कह देता है। उसके बाद अब वो रूम के दरवाजे को फिर से बंद कर देता है। यहाँ पर राजीव गुलेरिया ब्रेकफास्ट की ट्रॉली को बड़ी रानी के भाई के आगे रख देता है, और ये देखकर बड़ी रानी का भाई कहता है, चल अब तुम पहले कुछ खा लो, क्योंकि मुझे लगता है जिस तरह से तुम्हारी हालत है तुमने कल से ही कुछ नहीं खाया होगा।
इसलिए अभी पहले थोड़ा बहुत खा लो। बड़ी रानी के भाई की ये बात सुनकर राजीव गुलेरिया कहता है, नहीं यार रहने दे, मुझे भूख नहीं है, वैसे भी मेरा कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा है। पता नहीं अंजलि की तबीयत कैसी होगी, मुझे बस घूम फिर कर उसका ही ख्याल आ रहा है। राजीव गुलेरिया की ये बात सुनकर अब बड़ी रानी का भाई कहता है, देख मुझे पता है कि तुझे अंजलि की टेंशन है, ये मैं भी साफ साफ देख पा रहा हूँ और ये जायज भी है और मैं समझ भी सकता हूँ, लेकिन यार तेरे इस तरह से भूखे रहने से क्या हमें अंजलि के बारे में पता चल जाएगा? नहीं ना, क्या तुम्हारे भूखे रहने से क्या वो ठीक हो जाएगी? नहीं ना। बड़ी रानी के भाई की ये बात सुनकर अब राजीव गुलेरिया फिर से कहता है, अगर मेरे भूखे रहने से अंजलि ठीक हो जाती है ना तो मैं जिंदगी भर भूखा रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज मेरी अंजलि हर हाल में ठीक होनी चाहिए। यहाँ बड़ी रानी के भाई और राजीव गुलेरिया अपने में ही बातें कर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ रोहित के पैलेस में अब तक अनिका ने सभी को ही इन्फॉर्म कर दिया था कि अंजलि मामी अब खतरे से बाहर है, क्योंकि अनिका भी अच्छी तरह से जानती थी कि कल से ही यहाँ पर रोहित के पैलेस में सबकी क्या ही हालत थी। इसलिए उन सब की चिंता को दूर करते हुए जैसे ही अनिका को इस बात का पता चला वो सभी को ही बता देती है कि अभी चिंता की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अब अंजलि मामी खतरे से बाहर है। ये सुनते ही वहाँ पर सभी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। सभी चैन की एक सांस तो लेते हैं, लेकिन साथ के साथ फिर एक हैरानी अब सबके चेहरे पर फिर से देखी जा रही थी। इससे पहले कि करण गुलेरिया कुछ भी कहते हैं तभी बड़ी रानी ने करण गुलेरिया से कहा कि जरा आप हमारे साथ आइए, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है।